औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 के बुक एमसीक्यूज को सॉल्व करना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x plus y into z, if the concentration of x is double, the rate increase by square, and if the concentration of y is double, the rate increase by twice. The experimental rate law of this reaction is okay. आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको कहा जा रहा है कि x की जो कंसंट्रेशन है वो आपने डबल कर दी है, तो आपका जो रेट हुआ है वो आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको जरा गौर से समझिएगा। द रेट इंक्रीजेस बाय स्क्वायर, ठीक है। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ y इज डबल, और अगर आपने जब y की कंसंट्रेशन डबल की तो आपका जो रेट इंक्रीज है वो ट्वाइस से इंक्रीज हुआ। स्क्वायर ज्यादा होता है, ट्वाइस आपका कम होता है। ट्वाइस मतलब 2 और स्क्वायर मतलब कि 2 की पावर 2। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है इसका रेट लॉ बना दो। अभी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं रेट लॉ। इक्वेशन है आपके पास x plus y converted into z। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि x जो है आपके, जब आपने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो आपके पास जो रेट था वो स्क्वायर टाइम्स हो गया। स्क्वायर टाइम्स का मतलब 2 की पावर 2 मींस 4 टाइम्स इसका रेट बढ़ गया। और जब कहा जा रहा है कि जब आपने y की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया तो रेट हो गया ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स हो गया। अब इसको आगे अब आपने इसकी एक्सप्रेशन बनानी है। अब 4 और 2 में अब आप इसको क्या करेंगे, तो इसको करने का तरीका ये है। अब आप क्या करें, अब आप देखिए दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। कोई भी जैसा आपके पास 3 या 6 होता, कोई भी टर्म्स आपके पास ऐसी आ जाए तो आपने क्या करना है, आप लोग सेम टेबल से डिवाइड कर देना है। जैसे दोनों 2 के टेबल से आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो मेरे पास जो मेरे पास x की चलती भी आ रही है वो मेरे पास 2 आ गया, और जो मेरे पास y की रेट चलता हुआ है वो 1 हो गया। अब मैं इसकी वो बना लेता हूँ रेट एक्सप्रेशन। कैसे बनेगी, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है k इनटू a की कंसंट्रेशन इनटू b की कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx ओवर dt भी कहते हैं, ये एवरेज आ जाएगा। और a x था हमारे पास और 2 टाइम्स आया था, रेट 2 टाइम्स, तो ये रेट x स्क्वायर होगा। और y की मेरे पास कितना टाइम्स आया था, 1 टाइम्स आया था, तो y की पावर हो जाएगी 1। ये हो गई मेरी रेट इक्वेशन बन गई। देखिए कौन सा ऑप्शन में वाली इक्वेशन बन रही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको ये इक्वेशन बन रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ओके, अब आप पेज नंबर 187 पे आप जाके देखें तो आपके पास नहीं, मतलब आपके पास पूरा चार्ट बना हुआ है कि सबके आपके पास यूनिट लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ना, क्योंकि ये सवाल पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि ना ये एमसीक्यूज आएगा पेपर में ना, तो मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। 4 आपके पास ऐसे ऑर्डर थे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ यहाँ पे, इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। आपसे मांगा फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन मैं आपको 0 ऑर्डर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं इसका जनरल फार्मूला लिख लेता हूँ, जो कि आपके पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि आपका बराबर होता है k इनटू A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला होता है। अब आ जाते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी 0 ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। फॉर 0 ऑर्डर, ओके, 0 ऑर्डर का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन dx ओवर dt आ रहा है आपके पास, ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 0 ऑर्डर का मतलब है कि ये कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है या फिर किसी पावरफुल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए ये कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्शन, इसलिए ये आपके पास ऐसे एंटी सेट आएगा। ठीक है, अब dx ओवर dt आपको पता होगा, इसका यूनिट होता है आपके पास मोल पर डेसिमीटर क्यूब एंड सेकंड इनवर्स। ये आपके पास 0 ऑर्डर के लिए आपके पास का यूनिट आ गया ये k इज इक्वल टू, लेकिन अब आप इसको और तरीकों से भी लिख सकते हैं
के का फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब आपको पता है मोल पर डेसिमीटर का मोलैरिटी के बराबर क्यों होता है, कंसंट्रेशन के बराबर क्यों होता है, ये आपको हो जाएगा मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स, ये आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए के का सेकंड फॉर्मूला हो गया, सेकंड यूनिट हो गया। और थर्ड आपको पता है ये मोल पर डेसिमीटर का आपका कंसंट्रेशन के बराबर भी होता है पूरा। तो आप देख सकते हैं पेपर में आपसे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपसे कहा जाए तो ये तीनों यूनिट आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए देखते हैं। ओके, वही यहाँ पे dx ओवर dt आएगा पहले तो, और k आ जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको एक ही रिएक्टेंट आएगा, उसके बाद 1 की पावर आएगी। ओके, अब आपको पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसिमीटर क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और dx ओवर dt रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट क्या आपके पास आपको पता है, मोल पर डेसिमीटर क्यूब और सेकंड इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे मैं यूनिट लिखता हूँ, मोल पर डेसिमीटर क्यूब इनटू सेकंड इनवर्स बराबर में के चल रहा है और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके इसकी डिवाइड होगा। इसका यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का यूनिट आपके पास क्या होता है, मोल पर डेसिमीटर क्यूब, ये आपके पास आ गया मोल पर डेसिमीटर क्यूब, मोल पर डेसिमीटर क्यूब से मोल पर डेसिमीटर क्यूब कट जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का आपके पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स। इसमें आप और वेरिएशन नहीं कर सकते कि जैसे जीरो ऑर्डर में आपके पास तीन इसके बन गए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास सेकंड इनवर्स ही आएगा। ठीक है, अब वो देख लेते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। वही आ जाएगा dx ओवर dt, जो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है के। अब क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 2 और a की पावर 1 रख लें या b की पावर 1 रख लें, दोनों तरीकों से आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसको ये वाले को यूज करता हूँ, दोनों में क्योंकि आंसर सेम ही आ रहा है। अब dx ओवर dt का आपको पता है यूनिट मोल पर डेसिमीटर क्यूब इनटू सेकंड इनवर्स, और के इधर चले और a स्क्वायर, आपको पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसिमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा मोल पर डेसिमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब ये एक मोल पर डेसिमीटर क्यूब स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर डेसिमीटर क्यूब। अब आपको पता है मोल पर डेसिमीटर क्यूब आपका तीन चीजों के सॉरी दो चीजों के बराबर आता है, आपका एक तो आपका मोलैरिटी के बराबर आता है और एक आपका और ये आपका ही कंसंट्रेशन के बराबर भी आता है। दोनों टर्म्स में लिख लेते हैं इसको, सेकंड इनवर्स मोलैरिटी और इधर ही लिख देता हूँ इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये इधर नीचे, अभी नीचे इन दोनों को मैं ऊपर ले जाता हूं तो मेरे पास जो सेकंड ऑर्डर ये जो मेरे पास यूनिट बनेंगे फाइनल, वो मेरे पास पहला यूनिट जो आएगा वो मेरे पास होगा डेसिमीटर क्यूब अपॉन मोल डॉट सेकंड इनवर्स। एक तो मेरे पास का यूनिट ये हो जाएगा, दूसरा यूनिट हो जाएगा इसका इस यहाँ से यहाँ पे मोल नीचे ऊपर आके इनवर्स में पॉजिटिव के ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा, मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक यूनिट इसका ये हो गया किसका, सेकंड ऑर्डर का, और तीसरा यूनिट इसका कंसंट्रेशन से डिवाइड हो गई, सॉरी पॉजिटिव में पावर पॉजिटिव में ऊपर आके इनवर्स हो जाएगी, मींस कंसंट्रेशन इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास आ गए तीन यूनिट्स। एमसीक्यूज में आपके पास तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो आप तीनों याद करें तो बेहतर है। ओके, बुक में आपके पास मैंने देखा है, बुक में आपके पास ये दो टर्म्स गिवन है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आप जब देखेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी, तो बेहतर रहेगा तीनों याद कर लें। अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही सेम चीज, dx ओवर dt बराबर आएगा k इनटू, अब थर्ड ऑर्डर है तो a की पावर 2 बनेगी और b
b की पावर 1 बनेगी। वही सेम चीज जो हमने पीछे की थी dx/dt मोल पे डेसिमीटर क्यूब के बराबर होता है, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स इसका यूनिट है, और 2 + 1 3 हो जाएगा, उसकी पावर टोटल हो जाएगी 3, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज का यूनिट पता है, मोल पे डेसिमीटर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स पावर क्यूब आ जाएगा। तो ये क्यूब एक इसके क्यूब से कटेगा, तो ये क्यूब तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका होगा सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, मुझे पता है मोल पर डेसिमीटर क्यूब मेरा मोलैरिटी और कंसंट्रेशन दोनों के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट रखता हूँ मोलैरिटी में, मोलैरिटी का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है के, और मुझे दूसरी तरह ये भी पता है कि सेकंड इनवर्स ये कंसंट्रेशन के बराबर भी आएगा, कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर भी आएगी के की वैल्यू। तो अगेन आपके पास 3 यूनिट्स बन गए हैं यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहला यूनिट आपका बनेगा डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर और मोल का स्क्वायर इनटू सेकंड इनवर्स, ये आपका पहला यूनिट बन गया। सेकंड यूनिट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मोल आपका आप इसके स्क्वायर ओपन कर लें, कि जैसे आपका ये बन जाएगा मोल इनवर्स, ऊपर जाके मोल पॉजिटिव ऊपर जाके इनवर्स होगा, ये आपका बराबर आएगा मोल -2 और डेसीमीटर क्यूब आपका खुलेगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 और सेकंड इनवर्स चल रही है, बस मैंने इसको कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया है, एक ही चीज है। इन टर्म ऑफ मोलैरिटी मोल नीचे -2 तो +2 हो जाएगा, और ये +2 पर जाके -2 होगा, ये आपका हो गया सेकंड फार्मूला इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। एंड इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे +2 की पावर पर जाके -2 हो जाएगी, -2 सेकंड इनवर्स, ये आपके हो गए सेकंड ऑर्डर के भी, और ये थर्ड ऑर्डर के भी आपके पास 1 2 3 हो गए, ये तो बस मैंने इसको रिवाइज करके लिख दिया यहाँ पे, तो ये अलग ठीक फॉर्मूला है। ओके, अब वो क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत इजी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपके पास एक ही यूनिट है, सेकंड इनवर्स, सबसे आसान इसमें यही है, सिर्फ एक ही यूनिट है, आपको घुमा ही नहीं सकता, मतलब ट्रिक नहीं कर सकता, आपको सिंपल इसका जवाब आएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन 3 रीड कर लेते हैं। Rate constant of a reaction is affected by, okay, जरा अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब ये भी चीज आपको मैं जरा थोड़ी सी डेप्थ में जाके इसको मैं समझाता हूँ। आपके पास ये दो सिमिलर टर्म्स होती है, एक आपके पास होती है रेट कांस्टेंट, दूसरा आपके पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपका होता है dx/dt और रेट कांस्टेंट आपका होता है k। अब रेट कांस्टेंट जो आपका है ना, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ओनली पे, ठीक है। रेट कांस्टेंट आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट आपका किस नेचर का है, इस पे डिपेंड करता है ये, और सेकेंडली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, आपने रिएक्टेंट का कितना अमाउंट लिया है, ये उसमें भी डिपेंड करता है। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया पे, कि आपका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। सबके साथ डायरेक्ट रिलेशन ही होता है, इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, इसके साथ भी सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका। और तीसरा होता है रेडिएशंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज्यादा कोई कैटालिस्ट है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसकी भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। और लास्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करने की एक टेक्निक होती है, वो होता है फॉर एवरी 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर rate increases by twice equal to twice, okay। जैसे 10 डिग्री बढ़ेगा रेट डबल हो जाएगा, फिर 10 डिग्री बढ़ा फिर रेट डबल हो जाएगा, ये कंडीशन है।
ओके, ये इसको दिमाग में रखिए, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो इसका जवाब सिंपल है कि रेट कांस्टेंट आपका सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। अगर सवाल घुमा के आ जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, रेट ऑफ आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका देखें इतनी सारी चीजों पे डिपेंड करता है, और सबके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका। जितनी ज्यादा चीजें बढ़ेंगी उतना ज्यादा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट का टेंपरेचर पे तो है डायरेक्ट इफेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 रीड करते हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज डैश। ओके, इज टू चेंज एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे समझाता हूं। ओके, देखिए ध्यान से समझे कि जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, वो आपके पास स्टार्ट हुआ यू, इस पॉइंट पर जाके आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो आप देखिए आराम से ग्रेजुअली रिएक्शन आया फिर स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट बना और फिर ये वापस एंड पे आ गया। अब ये हुआ है विदाउट कैटलिस्ट। क्या हुआ ये? विदाउट कैटलिस्ट। अब यहीं पर मैं यूज कर लूं कैटलिस्ट का, तो पता है रिएक्शन कैसा होगा। तो रिएक्शन आपका एकदम से प्रोडक्ट बनेगा और फिर एकदम से आपका, क्योंकि जितना भी एरिया था ना ये वाला, ये आपका सारा था एक्टिवेशन एनर्जी था। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। देखिए आप ये फौरन एकदम से रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज किया था, फौरन से ऊपर गया, उसने फौरन प्रोडक्ट फॉर्म किया और रिएक्शन कंप्लीशन पे आता। यही काम होता है आपका कैटलिस्ट का। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज आर बराबर आ जाएगा के के। अभी मैंने करके दिखाया था आपको कि कौन सी कंडीशन थी जिसमें आपका पास आर आपके पास बराबर आ रहा था के के, तो वो था आपके पास डी ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आर आपके पास, क्योंकि वो एक ना कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा आपका, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कैटेलिस्ट जिसके अंदर यूज हो रहा होगा कि जिसकी वजह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ही नहीं रहे होंगे, तो इसलिए आपका वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आयोनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आयोनिक रिएक्शन आपके पास याद रखिएगा बहुत तेज होते हैं, कि जैसे ये होता कब है, जब आपके पास ग्रुप 1A के एलिमेंट ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 1A के एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन बहुत तेज होता है। तो आप याद रखिएगा आयोनिक रिएक्शंस आपके होते हैं फास्ट रिएक्शंस। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इनहिबिटेड बाय डैश। ओके, इनहिबिटेड मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की आपने जो टूट रहा है, आपने इसको रोकना है टूटने से। तो कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए आपको चाहिए एक नेगेटिव कैटलिस्ट या एक इनहिबिटर चाहिए आपको। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ग्लाइसिरीन इसका जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बाकी जो टर्म्स है वो मैच नहीं करनी, सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, order of reaction is the power to which the concentration of reaction is dash is raised। या आपकी बुक लाइनिंग आप पीछे पढ़ेंगे ना कि भाई आपको पूरी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे का कांसेप्ट क्या है। देखिए आपके पास एक इक्वेशन की वैल्यू a + b कन्वर्ट हो गए c में। अब जब बस सिंपल इक्वेशन की वैल्यू, अब मैंने क्या किया, मुझे इसकी पावर रेज करनी है, मैं इसको लेके आ गया रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले में। अब मैंने क्या किया, a की पावर कर दी 1, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से इसको रेज कर दिया। 0 थी ना, मतलब ये एक तरीके से एक लो वैल्यू थी, मैंने इसको ऑर्डर में लाके मैंने इसकी वैल्यू रेज कर दी। ठीक है, तो इसी वजह से ये लिखा हुआ आता है कि ना रेज हो जाती है इसकी वैल्यू। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन द रिएक्शन a is converted into b, the rate of disappearance is written by। ओके, आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें आपके पास A कन्वर्ट हो रहा है B में, और कह रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ।
अब आप डिसअपियरेंस से समझ सकते हैं कि आपके पास जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो आपके पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कम होंगे, जैसे वैल्यू ऑफ ए कम होगी, फिर विद टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब ए की वैल्यू कम हो रही है तो आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं। तो आपके पास कंडीशन बनेगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस का जो बनेगा यूनिट और एक टर्म बनेगी तो आपके पास आएगी डी ए ओवर डी माइनस। ओके, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका से करेक्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।